कैसे हैं आप लोग। मैं लोमस गांधी आप सबका क्लास 11th के इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो हमने पहले से बना रखा है, तो आपको अगर पहला वाला चैप्टर देखना हो तो आप यूट्यूब पे जाइए और टाइप करिए फिजिकल वर्ल्ड बाय लोमस गांधी, या स्वस्तिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियो अपलोडेड मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलिए, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि हमें कौन कौन सी वो क्वांटिटी सीखनी है जिनको पूरे फिजिक्स में यूज़ किया जाता है, जिनकी मदद से पूरे फिजिक्स में लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, जिनके कम्बिनेशन से लॉ वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं। उन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे और उनका मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा कि हमें पता है कि फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, फिजिक्स में हम लोग नेचर के जो डिफरेंट लॉज वगैरह होते हैं उन्हीं को सीखते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेचर के लॉज को समझने के लिए हमने कुछ टर्म्स यूज करने होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें न्यूटन सेकेंड लॉ समझना हो तो F बराबर एम ए, नहीं F इक्वल टू एम ए यूज़ करना होता है। वहाँ पे F क्या होता है, फोर्स, M क्या होता है, मास, A क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये सब जो सारी चीज़ें होती है इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो नेचर में जो डिफरेंट लॉज वगैरह चल रहे होते हैं, डिफरेंट फिनोमेनाएं जो हो रही होती है, उनको समझने में ये हमारी हेल्प करता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पहला टर्म होगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखो अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें कि इसको डिफाइन कैसे करें, तो फिजिकल क्वांटिटी आप उन्हें कह सकते हैं जिसको जनरली मेजर किया जा सकता है, जो मेजरेबल हो। और नेचर में जो अवेलेबल चीज़ें होती है, नेचर में जितनी भी सारी चीज़ें होती है, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी पाई जाती है जिनको हम लोग मेजर करते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए नेचर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मटेरियल है, स्पेस है, नहीं एनर्जी है, ये सब सारी चीज़ें नेचर में अवेलेबल होती है। अब उन नेचर में आप इन सारी चीज़ों के डिफरेंट प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को आप मेजर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए, जैसे हमने मान लीजिए किसी मटेरियल को उठा रखा, नेचर से हमने किसी मटेरियल को लिया और उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दो मटेरियल लिया। ठीक है, एक मटेरियल ये वाला मटेरियल, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये एक मटेरियल है, मान लो किसी भी चीज़ का बना हुआ ये मटेरियल। ठीक है, और इसी के जैसा हमने एक दूसरा मटेरियल और ले रखा है। अब आपको इन दोनों के साथ कंपेयर करना है, इनको कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, इसका साइज छोटा है। तो आपने जो ये साइज बताया कि ये बड़ा और ये छोटा है, ये ही एक तरह का क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ। ठीक है, और आपने इस मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को बताई, कौन सी वाली, साइज वाली, और इस साइज वाली प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया लेंथ। मतलब ये छोटा है लेंथ में और ये लेंथ में बड़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से ढेर सारी, चाहे वो मटेरियल होता है या स्पेस वगैरह हो गया या टाइम। स्पेस का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया, वो ऑब्जेक्ट इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, फिर मान लीजिए दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करने के लिए जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे साइज को अलग अलग बताने के लिए हम लोग लेंथ टर्म यूज़ किया हमने, तो लेंथ क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसी तरह से स्पेस को अलग अलग दिखाने के लिए हमने अलग टर्म यूज़ किया, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसी तरह से तो ढेर सारी नेचर में ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी हमें यूज़ करनी होगी, जिनका यूज हम लोग फिजिक्स के या नेचर के डिफरेंट लॉ को समझने के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, कि फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या होता है। ठीक है,
तो आप ये सिंपली कह सकते हैं कि वो सारी क्वांटिटी, वो सारी नेचर में अवेलेबल, नेचर के वो सारे एट्रीब्यूट्स, नेचर के एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया कि नेचर में जो भी सारी चीज़ें मिली हुई है, नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे मटेरियल हो गया, एनर्जी हो गई, स्पेस हो गया, ये सब सारी चीज़ें, टाइम हो गया, तो ये सब सारी नेचर के एट्रीब्यूट्स हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है होती है, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आप ये कह सकते हैं कि दैट कैरेक्टरिस्टिक्स या दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी can be measured is called physical quantity। वो प्रॉपर्टी जिसे आप मेजर कर सकते हैं उसे आप लोग फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, या दैट कैन बी मेजर्ड, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर करिए, मतलब आपने उसका लेंथ मेजर करा, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट है कि वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है, ठीक है, और कोई थोड़ा कम हैवी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हैवीनेस है इसको आपने नाम क्या दिया, मास दिया, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग मास कहेंगे। उसके बाद जैसे टाइम की बात करें, नहीं, इसी तरह की ढेर सारी चीज़ें होती है जो फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में आती है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। नेचर में क्या सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं? नहीं, नेचर में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जरा सोच के बताइए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं नेचर में जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, इमोशन, ठीक है, इमोशन वगैरह ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, ये नेचर के ही एट्रीब्यूट्स हैं। नेचर में इमोशन वगैरह है अवेलेबल, इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, ठीक है, लेकिन आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए, इसीलिए हम लोग इसको फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी से बाहर होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में हम लोग उसी को इंक्लूड करेंगे जिनको एक तो आप मेजर कर सकें, और दूसरा जो नेचर के लॉ को सेटिस्फाइड करे। ऐसा नहीं कि आप मेजरेबल है और नेचर के लॉ को सेटिस्फाइड कर ही नहीं है, नेचर में वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। क्लियर है? तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब देखो, इस तरह के तो ढेर सारी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल होगी, तो उनको कैसे समझें, उसको कैसे पढ़ें, तो उसके लिए हम लोगों ने उसको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया, जिससे फिजिकल क्वांटिटी को समझने में थोड़ी सहूलियत हो। तो कितनी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, जरा देखिए। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, जिनसे इनको पढ़ने में हमें मदद मिले। एक का नाम हमने रखा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हमने यहाँ पे ले रखा है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे तीसरा बचा हुआ एक और हो गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमने बना रखी है, जिससे पूरी फिजिकल क्वांटिटी को समझने में सहूलियत होती है, ठीक है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े तो ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको आप मेजर कर सकते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको एक ही बात समझ लेनी है कि दैट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड, मतलब एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड नहीं, दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग जो कि नेचर में अवेलेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे मान लो आलू फिजिकल क्वांटिटी हुआ। नहीं, आलू फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आलू की किस प्रॉपर्टी को आप मेजर करते हैं? आप आलू थोड़े मेजर करते हैं, आलू के मास को मेजर कर सकते हैं, इसीलिए मास फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। उसी तरह से अगर दूध की बात करें तो आप दूध को मेजर नहीं करते हैं, दूध के वॉल्यूम को मेजर करते हैं, तो दूध का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल की जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? किसी भी मटेरियल की जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है, जिनका पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कह सकते हैं? फंडामेंटल का मतलब हो गया कि बेसिक या बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो नाम से जैसा क्लियर है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, जिसका डिफिनेशन या जिसको डिफाइन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमें किसी का साइज डिफाइन करना, तो हमने एक टर्म यूज किया लेंथ। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ को डिफाइन करने के लिए आपको किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए लेंथ हो गया हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन शॉर्ट आप इसे ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, इसीलिए आप इसे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब है कि जो चीज़ें बेसिक होती हैं, जैसे इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवेल कॉन्सोनेंट सीख रखे हैं। वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है? जैसे अगर हम आपसे ये पूछें कि बताओ वोवेल क्या होता है, तो आप बताएंगे A E I O U। ये वोवेल नहीं होता, ये वोवेल के एग्जाम्पल्स हो गए। वोवेल कौन कौन है? ठीक है, वोवेल ऐसा इंग्लिश लेटर होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है, जिनके प्रोनाउंसिएशन में आपको किसी अदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ ना करना पड़े, जिनका हेल्प ना लेना पड़े। अदर अल्फ़ाबेट्स का आप अगर हेल्प नहीं लेते हैं तो वो लेटर कहलाता है वोवेल। ठीक है, जो कितने हैं? 5 है। तो इस तरह से हमने ये भी देखा है कि जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें होती है, उनकी संख्या लिमिटेड होती है। हमारे डेली लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर बात करें, अच्छे लोग कम होते हैं या साधु संत टाइप के लोग कम होते हैं, या जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी संख्या कम होती है। ठीक है, उसी तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी ढेर सारे अवेलेबल नहीं होंगे, ये कम ही होंगे, और उन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से हम लोग और सारी फिजिकल क्वांटिटी को बनाएंगे। तो हमारे पास अवेलेबल होंगे मात्र 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको लिस्ट कर लेते हैं, आपको उसका नाम भी याद रखना ही है। ठीक है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होगा? एक हो गया लेंथ। ठीक है, आपको इसके नाम याद रखने हैं। दूसरा मास, तीसरा टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। छठा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ पे तुम देखो कि जैसे कि मान लो लेंथ, जैसे आपको ये पता करना है कि कौन ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, तो उसके लिए आप अगर उसको डिफाइन करना चाहते हो, उसके हैवीनेस को बताना चाहते हो, तो आप लेंथ का हेल्प ले सकते हो। क्या आप ये बता सकते हो कि ये कितना हैवी है लेंथ की मदद से? नहीं। तो अब इसीलिए हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी फिर से डिफाइन करना पड़ा जो मास वाली चीज़ों को बता पाए। तो मास हो गया। फिर जैसे कि मान लो आज और कल के बीच कितना गैप है, तो उस गैप को ना आप मास से बता सकते हैं ना लेंथ से बता सकते हैं, तो फिर हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसको हम लोगों ने टाइम कहा। उसी तरह से मान लीजिए आपको अगर कहीं पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, और वहाँ पे इन चीज़ों को कंपेयर करना हो, तो उसमें ना लेंथ हेल्प करेगा आपका, ना मास करेगा, ना टाइम करेगा, तो नई फिजिकल क्वांटिटी बनानी पड़ी जिसका नाम टेम्परेचर रहा। इस तरह से आप कुल मिला के 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बनी जो कि किसी अदर पे डिपेंड नहीं करती थी, नहीं, और नेचर में जितनी भी चीज़ें थी उनको डिफाइन करने के लिए इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया। और क्योंकि ये किसी अदर पे डिपेंड नहीं करती है, ये खुद इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। अब अगली फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? जैसा कि नाम पता है, जिस तरह से आपने वोवेल को फंडामेंटल कहा था तो कॉन्सोनेंट को डिराइव कहा था। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट के बनने के लिए फंडामेंटल का वोवेल का होना जरूरी होता है। बिना वोवेल की मदद से आप कॉन्सोनेंट को नहीं बना सकते। उसी तरह से डिराइव्ड वो सारी फिजिकल क्वांटिटी होगी
जो फंडामेंटल से बनाई जाएगी, यानी फंडामेंटल में एक सुटेबल मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बीच सुटेबल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की मदद से आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि नाम है, ये डिराइव्ड होता है किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम इसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये किन से बनता है? ये बनता है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिजिकल दैट कैन बी derived from that can be derived from फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सुटेबल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करते हैं तो हमें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमने मान लो लिया एरिया। अब एरिया फंडामेंटल है कि फिजिकल, फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है, उसको देखते हैं। एरिया जैसे मान लो एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है, मान लो एरिया रेक्टेंगल का हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ का इंटू ब्रेथ होता है। अब यहाँ पे लेंथ देखो, लेंथ भी क्या है? किसी भी चीज़ का लेंथ तो लेंथ ही हो, और ब्रेथ भी तो लेंथ का क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है, लेंथ का ही नाम। ब्रेथ भी किसी भी चीज़ का लेंथ ही तो होता है। तो अब देखो, हमने दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सुटेबल मल्टीप्लिकेशन किया, जिससे एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी बनी, जिसको हम लोगों ने डिराइव कह दिया। तो फंडामेंटल के हेल्प से जो तीसरी बनेगी वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करें वॉल्यूम का, तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, जैसे मान लो वॉल्यूम हमने क्यूबाइड का लिया, ठीक है, क्यूबाइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। लेंथ लेंथ ही है, ब्रेथ किसी भी चीज़ का लेंथ ही होता है, और हाइट भी किसी भी चीज़ का लेंथ ही होता है। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो बना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। क्लियर है? एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो, जब भी किसी चीज़ का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, एक्चुअल में हम लोग मेजर क्या कर रहे होते हैं? लेंथ उसका मेजर कर रहे होते हैं। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, और लेंथ क्या है हमारा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जब लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सुटेबल डिवीजन हुआ, तो एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी बन के आई, जिसका हमने नाम डिराइव रख दिया, क्योंकि ये फंडामेंटल से डिराइव्ड हुई है। तो इस तरह से डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब फंडामेंटल के अलावा जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो सारी डिराइव्ड होगी। ठीक है, आपको याद बस रखना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिनकी मदद से आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। क्लियर? चलिए तीसरा समझ लेते हैं। देखिए, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आ गई, 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल की कैटेगरी में आ गई, और बची हुई सारी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की कैटेगरी में आ गई। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी क्वांटिटी बच रही थी जिसको हम लोग मेजर कर पा रहे थे, लेकिन उनको ना फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा गया और ना डिराइव्ड की कैटेगरी में रखा गया। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो बाद में लिया जाता है या बाद में बनता है, उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो वही हुआ था कि पहले फंडामेंटल बन गई, सारे साइंटिस्ट लोगों ने पूरा ग्रुप्स बना लिया 7 का, हाँ कि ये 7 लोग होंगे ऐसे जिनसे नेचर में सारी चीज़ों को आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं, और जिसकी मदद से आप अलग फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी मेजरमेंट हो पा रही थी जो ना डिराइव्ड की कैटेगरी में था वो फिजिकल क्वांटिटी, और ना फंडामेंटल की कैटेगरी में था। तो उसको हम लोगों ने बाद में डिफाइन किया, और तीसरा एक कैटेगरी बनाया जिसका नाम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी रहा। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 लोग आते हैं मात्र, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, ये एक तरह का क्या कह सकते हैं आप कि एक ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली डिफाइन होती है। तो एक प्लेन एंगल हुआ और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को आप सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ये 2 ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल होता है ऐसा एंगल जो किसी प्लेन में बने। प्लेन मतलब हो गया कि 2 डायमेंशनल हो, जिसमें एक्स वाई, इसको प्लेन कहते हैं, सरफेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है जो 2 डायमेंशनल है, एक्स और वाई। अब यहाँ पे मान लो आपने कोई एंगल बनाया, तो ये एंगल कहलाएगा प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल कौन सी वाली एंगल होगी? सॉलिड का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं। जैसे आप बात करें कोण में, ठीक है, ये कोण, तो कोण का जो भी एंगल होगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, ये कोण वाला जो एंगल बनेगा इसको हम लोग कहेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल को ये साइन से दिखाते हैं, कभी कभी ओमेगा कहते हैं इसे। ठीक है, ये थीटा वगैरह साइन है। जैसे कि मान लो
हमने एक सरफेस लिया, ठीक है, इस तरह का मान लो, और उसको हमने मान लो बना लिया, थोड़ा अजीब सा बना है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ये मान लो किसी भी सरफेस का हमने एक पोर्शन काट रखा है, जैसे तरबूज का एक एंगल वाला पोर्शन काटते हैं अपना, वो भी क्या हो गया, सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब ज़रूरत ये होती है कि उन फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकें, ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसे आप मेजर कर सकते हैं, तो उनका मेजरमेंट भी तो करना पड़ेगा हमें। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का क्या मतलब होता है। देखो, जैसे अगर मान लो ये मार्कर है, ठीक है, और इसका हमें लेंथ बताना हो, तो अगर इसका लेंथ एग्जैक्ट आप तब बता सकते हैं जब इसको एक नंबर दे दें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें। जब इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, न्यूमेरल वैल्यू दे देते हैं, तो इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरल वैल्यू देने का टेक्निक देना ही इसका मेजरमेंट कहलाता है। जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर रहे होते हैं, उनको जब आप एक नंबर दे देते हैं तो वो उसका मेजरमेंट हो जाता है। तो हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू पता करना हो, उनका मैग्नीट्यूड पता करना हो, तो उसके उसके लिए हमें उसे एक नंबर देना होता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक नंबर दे देते हैं, ठीक है, और ये प्रोसेस कहलाता है मेजरमेंट, ठीक है। करते कैसे हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट हुआ क्या, ये समझ में आया कि मेजरमेंट क्या कहते हैं हम लोग, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक नंबर दे देते हैं, ठीक है, और उस नंबर से वो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल जाता है। जैसे मान लो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिया, जैसे एक रड है, इस रड का लेंथ है, रड हमें इसका लेंथ बताना हो, तो लेंथ मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो 10 देने से, ये नंबर देने से इसका लेंथ पता चल गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। अब है कि मेजरमेंट करेंगे कैसे, तो मेजरमेंट के प्रोसेस क्या होंगी, इसको करने का तरीका क्या होगा। इसको करने का तरीका, जैसे मान लो आप जब सब्जी दुकान पे जाते हैं, तो आपको मान लो मांस मेजर करना होता है, मतलब आलू वगैरह सब्जी वगैरह मेजर करनी होती है, तो आपने देखा होगा कि दुकानदार क्या करता है कि वो कॉमन बैलेंस रखता है, तराजू जिसको कहते हैं, और उस तराजू के एक पलड़े पे वो कोई वेट रखता है, ठीक है, फिक्स होता है, 1 kg आधा kg जो भी वो वेट रखता है, और दूसरे पलड़े पे वो सामान डालते जाता है, और तब तक डालते रहता है जब तक कि दोनों पलड़ा इक्वल ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम लोग, उनको कंपेयर ही तो कर रहे हैं। किसी एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, मान लीजिए आलू, ठीक है, उसको कंपेयर कर रहे हैं हम एक नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में ऑफ द सेम टाइप। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने इंची टेप डाल रखा है, आलू मेजर करने के लिए इंची टेप थोड़ी डाल रखे होते हैं, हैवी चीज़ें डाल रहे होते हैं ना, मांस वाली चीज़ें डाल रखे होते हैं, और उनके साथ इनका कंपैरिजन करने जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का ये प्रोसेस होता है बाय कंपेयरिंग, आपको कंपेयर करना होता है, ठीक है, किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का किसी नॉन फिजिकल, नॉन और फिक्स, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं, नॉन और फिक्स जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं, और वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाद में जाके यूनिट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, कंपैरिजन, ये कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के प्रोसेस से हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, और कंपेयर करते किसके साथ है, किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है, ठीक है, किसके साथ, विथ नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके साथ ऑफ द सेम टाइप, ये वर्ड को समझना
इंपॉर्टेंट है। सेम टाइप, ऑफ द सेम टाइप का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो अगर आपको मास मेजर करना हो तो मास वाली चीज़ों के साथ ही तो कंपेयर करेंगे। ऐसा थोड़े है कि चले गए कपड़ा लेने और बता दिए भैया 4 kg कपड़ा दे दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या चलिए मान लीजिए कपड़े की दुकान पे चल गए आप और उसको बोलिएगा कि भैया हम, या सब्जी की दुकान पे गए और उसको बोलेंगे कि भैया हमें 4 सेंटीमीटर आलू दीजिए। तो यहाँ पे मेजरमेंट नहीं ना हुआ, क्योंकि आपको मेजर करना है मास और आप यूनिट बता रहे हैं लेंथ का 4 सेंटीमीटर। तो सेम टाइप लेंगे, ऐसा थोड़ी कि वो इंची टेप लेके आपको नाप के देगा, इतना सेंटीमीटर आलू ले लो, इतना मीटर आलू ले लो। तो वो इंची टेप लेके आलू को मेजर करके नहीं देगा, क्योंकि इंची टेप से हम लोग लेंथ वाली चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मास वाली चीज़ों के लिए अलग से बटखरा टाइप की चीज़ें बनी होती है, तो उसके साथ उसको कंपेयर करना होगा, ना कि इंची टेप के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, चले गए मान लीजिए दूध लेने और भाई बोलिएगा कि दूध वाले भैया को भैया 2 सेंटीमीटर दूध दे दीजिए, पॉसिबल ही नहीं, देगा ही नहीं, पागल समझेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो जो 2 सेंटीमीटर आप बता रहे हैं इंची टेप से, तो लेंथ वाली चीज़ों को मेजर की जाती है और आपको चाहिए दूध, तो वो वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम के साथ जैसे कि मान लो उसके लिए डब्बा वगैरह कुछ होगा, या होता है ना डब्बा सब यूज़ करते हैं दूध नापने के लिए, तो उससे आपको वो दूध मेजर करके देगा। ठीक है, तो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जो कि फिक्स और स्टैंडर्ड होगा, उसके साथ हम लोग अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट कर लिया हमने। तो मेजरमेंट में आप सिर्फ नंबर से मेजरमेंट नहीं होने वाला है कि आपने नंबर डाल दिया और उनकी मैग्नीट्यूड आपको पता चल गई तो बड़ा बढ़िया हो गया, नहीं। सिर्फ नंबर से मेजरमेंट का प्रोसेस खत्म नहीं होगा, और भी कुछ चीज़ें करनी होती है। देखते हैं और क्या करना होता है इसको समझने के लिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होगी, एक तो नंबर, ठीक है, एक नंबर। नंबर से हमें ये पता चलेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी है कितना, हाउ मच, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा नंबर से। ठीक है, और सिर्फ नंबर से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए चले गए आप दुकान पे, ठीक है, नंबर आपके पास है और आपको लेना है मान लो चीनी। तो भाई जाओगे दुकान पे, बोलोगे भैया हमें 2 चीनी दीजिए, तो मुंह फुला देगा, संभव ही नहीं है, 2 चीनी वो देगा ही नहीं, सोचेगा पागल उठ के कहाँ से आया है। तो सिर्फ आप नंबर बोल दोगे तो नहीं देगा आपको। ठीक है, तो नंबर चाहिए, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, एक और चीज़ें चाहिए होती है। तो मेजरमेंट में हम लोग कंपेयर क्या करते हैं, फिजिकल अननोन फिजिकल क्वांटिटी का किसी फिक्स्ड और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ, जिसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड कहा। तो दूसरा होता है यूनिट। ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट। दूसरा यूनिट आपको लगाना पड़ेगा। यूनिट से क्या पता चलता है, यूनिट से पता चलता है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का टाइप पता चलता है। जैसे अगर मान लो यूनिट आप लगा देते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, या सेंटीमीटर, मीटर, सेकंड। जैसे मान लीजिए आपने मीटर लगा दिया, तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो फिर आप लेंथ मेजर कर पाओगे। उसी तरह से जैसे टाइप ऑफ, जैसे मान लीजिए हमने ग्राम लगा दिया, तो ग्राम से टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गई, क्या है, मास वाली की फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसी तरह से हमने सेकेंड लगा दिया, तो इससे क्या क्लियर हो गया, सेकेंड से क्लियर हो जाता है कि वो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कौन सी वाली होगी, टाइम वाली होगी। तो यूनिट लगा देने से क्या होता है, यूनिट लगा देने से टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो जाती है, तो मेजरमेंट कंप्लीट होता है। तो दोनों, मतलब नंबर और यूनिट, ये दोनों चीज़ें नेसेसरी होती है किसी भी मेजरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। दोनों में से अकेला कभी भी मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए सिर्फ आप यूनिट लेके दुकान पे चले गए और बोले भैया हमें ग्राम चीनी दीजिए, कितना ग्राम, तो वो पूछेगा ना कितना, हाउ मच तो बताना पड़ेगा आपको। जब तक आप हाउ मच नहीं कहेंगे, कितना नहीं कहेंगे, वो चीनी नाप के नहीं देगा। इसीलिए नंबर भी चाहिए, और सिर्फ नंबर लेके चले जाएंगे तो मार खा के आएंगे ही फिर। तो ऐसा, तो दोनों लेके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक को घर में रख के गए और मेजरमेंट करके चले आए, ऐसा नहीं, आपको दोनों लेके जाना होगा तभी मेजरमेंट हो पाएगा। क्लियर है? तो जैसे कि मान लीजिए हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, मान लेते हैं हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है, जैसे क्यू। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो
फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, इनको मेजर करना है। तो मेजर के लिए दो नेसेसरी चीज़ें क्या होगी, आपको बताना पड़ेगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, और दूसरा उसके साथ उसको यूनिट लगा, उसके यूनिट को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना चाहते हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। मैग्नीट्यूड को कैसे बताएंगे, नंबर से मैग्नीट्यूड बतेगा, पता चलेगा, और यू फॉर यूनिट, ठीक है। जहाँ पे एन क्या है, एन नंबर होगा, और उस नंबर से हमें क्या पता चलेगा, उस नंबर से हमें पता चलेगा कि हाउ मच, वो है कितना। और दूसरा यू से क्या पता चलेगा, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इनसे पता चल जाएगा। इस तरह से आप मेजरमेंट करेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ें ऐसा समझिए कि एन यू जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करने के लिए, इनको समझिए। एन यू कांस्टेंट होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो गया एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ठीक है, एन टू यू टू। इसको कैसे समझें, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपने यूज़ किया 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये मान लीजिए एन है, और ये मान लीजिए एन वन, और ये सेंटीमीटर यू वन है, ठीक है। नंबर कुछ और यूनिट भी सेंटीमीटर। उसी तरह से ये हो गया आपका एन टू, और ये हो गया आपका यू टू। तो यहाँ पे ये बताइए, क्या एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, और यही होता भी है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि एन यू ऑलवेज भी कांस्टेंट, एन यू हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिया 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1000 मान लीजिए एन वन, किसी भी सिस्टम में न्यूमेरल वैल्यू एन वन है, और ये यू वन हुआ। उसी तरह से ये 1 एन टू और के जी यू टू, दूसरी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दूसरा टाइप यूनिट हो गया। नहीं, जैसे ये ग्राम यूनिट हुआ, तो ये यहाँ पे किलोग्राम यूनिट हो गया। तो ये कांस्टेंट है ना, 1000 ग्राम 1 केजी के बराबर ही तो होता है, तो कांस्टेंट नहीं हुआ। तो यहाँ से आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि एन यू अगर कांस्टेंट होगा, एन यू अगर कांस्टेंट होगा, इट मीन्स एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। या आप ये कह सकते हैं u इज, दिख रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसका क्या मतलब है, बड़ा सुंदर यहाँ पे रिजल्ट आता है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में आप यूनिट बड़ा से बड़ा रखेंगे तो मैग्नीट्यूड छोटा से छोटा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। अगर आप यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में यूनिट आप जितना बड़ा रखोगे, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा होगा, या जितना छोटा मैग्नीट्यूड रखोगे उतना बड़ा यूनिट होगा। ऐसे समझिए इसको एग्जांपल से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो यूनिट है, ये यूनिट छोटा है ना, ये यूनिट छोटा है, तो मैग्नीट्यूड देखो बड़ा है कि नहीं है। यूनिट छोटा हुआ लेकिन मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो यूनिट बड़ा है तो मैग्नीट्यूड छोटा है। देखो यूनिट बहुत बड़ा है, सॉरी मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है तो यूनिट छोटा हुआ। यहाँ पे मैग्नीट्यूड छोटा है तो यूनिट बड़ा होगा। ये चीज़ें क्लियर हैं कि यूनिट मैग्नीट्यूड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होगा। जिसका यूनिट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना मेजरमेंट में। ये चीज़ें आपको डायमेंशन में बहुत हेल्प करेगी, चीज़ों को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने में, ठीक है। एन वन यू वन इज इक्वल टू एन यू टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमेशा होता है, ठीक है, फॉर दी सेम फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि एन वन यू वन आप मास वाला यूज कर रहे हैं और एन टू यू टू आप लेंथ वाला यूज कर रहे हैं, नहीं। एन वन यू वन भी मास वाला है और एन टू यू टू भी मास वाला है। अगर आप एन वन यू वन लेंथ वाला आप ले रहे हो तो एन टू यू टू भी लेंथ वाला ही लेना पड़ेगा। सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के साथ आप कंपेयर करोगे ना, कंपेरिजन कभी टू डी सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के साथ आप कैसे कर सकते, क्लियर है। तो इस तरह से पूरे मेजरमेंट का प्रोसेस खत्म हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, और उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो
आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।